गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 73। 25 तारीख की वर्कशीट है। भारत में राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे थे। भारत में राष्ट्रवाद में हमने काफ़ी सारे आंदोलन पढ़ लिए हैं। खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट के बारे में भी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे और कौन से आंदोलन थे जो गांधी जी ने चलाए थे, जैसे है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इनकी हिस्ट्री जानेंगे कि ये खिलाफत आंदोलन क्या था, कहाँ से आया, क्यों शुरू हुआ। क्योंकि खिलाफत और असहयोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री हम देखेंगे, उसके बाद हम इन वर्कशीट को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले खिलाफत आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये आंदोलन आया कहाँ से, क्या था ये आंदोलन। तो ये हमने पढ़ लिया था कि 28 जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे तो हमने ब्रिटेन का ही साथ दिया। तो ये जो युद्ध था, इस युद्ध में दो शक्तियों, जितने भी देश युद्ध लड़ रहे थे उनको दो शक्तियों में बांटा गया, धुरी शक्ति और मित्र राष्ट्र। धुरी शक्ति में कौन कौन से देश आते थे? उसमें आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य। और मित्र राष्ट्र में आता था ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली। तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा धुरी शक्तियों की पराजय हुई। मतलब जो धुरी शक्तियाँ थी वो हार गई। धुरी शक्ति में कौन हारा? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य, ये हार गए। जब ये हार गए तो जो मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने हारे हुए राष्ट्रों पर एक संधियाँ थोपना शुरू कर दिया। बहुत सख्त इनके ऊपर दंड लगाए, इनके ऊपर संधियाँ थोपी। जैसे जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई। जर्मनी से बहुत सारे इसके जो उपनिवेश थे वो छीन लिए। जर्मनी में जहाँ पर ज़्यादा अधिक संसाधन पाए जाते थे वो स्टेट्स इनसे छीन ली। ऐसे ही ऑटोमन साम्राज्य पर भी संधि थोपी गई। अब ये ऑटोमन साम्राज्य जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं, ये ऑटोमन साम्राज्य क्या था, क्या संधि थोपी गई, क्योंकि इसी का कनेक्शन हमारा है खिलाफत आंदोलन के साथ। ऑटोमन साम्राज्य जो था, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की की एक जनजाति थी, उसने ये इस्टेब्लिश किया था ऑटोमन साम्राज्य 1299 में। और जो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान होता था उसे खलीफा कहा जाता था। और ये जो खलीफा होते थे, पूरे देश के विश्व के जो मुसलमान थे ना, इन्हें अपना इन खलीफा को अपना आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो इतना बड़ी पोस्ट ये रखते थे, इतना इनको लोग मानते थे। तो जब ऑटोमन साम्राज्य पर संधि थोपने की बात आई तो ब्रिटेन का यह प्लान था कि ऑटोमन साम्राज्य के जो नॉन टर्किश क्षेत्र हैं, जो टर्की के नहीं हैं, उनको अपने कब्ज़े में ले लेंगे। जैसे पैलेस्टीन था, सीरिया था, इराक था, लेबनान, इजिप्ट, इनको मित्र राष्ट्र अपने कब्ज़े में ले लेंगे। और इन्हें गैर तुर्की क्षेत्रों में ये जो गैर तुर्की क्षेत्र थे, इनमें बहुत सारे मुस्लिमों के धार्मिक स्थल थे। अगर यह संधि हो जाती, अगर ऑटोमन साम्राज्य की संधि मान लेता, तो जो खलीफा था उनका इन धार्मिक स्थानों से नियंत्रण हट जाता। इस संधि के कारण जो थे, पूरे देश के मुसलमानों में गुस्सा था, क्योंकि पूरे देश के मुसलमान ये संधि नहीं चाहते थे, क्योंकि वो खलीफा को तो अपना गुरु मानते थे, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु मानते थे। पूरे देश में इस संधि को लेकर बहुत रोष था, प्रदर्शन हो रहे थे। और क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था और ब्रिटेन ही यह संधि थोप रहा था, इसलिए भारत के लोग तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। ख़ास तौर पर भारत में मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली ने भारत के मुसलमानों के साथ मिलकर क्या किया, एक कमेटी बना दी। 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बना दी। ठीक है, ताकि वो सारे मुसलमानों को इस कमेटी के साथ लाकर ब्रिटेन का जो है वो विरोध कर सकें और ये संधि ना थोपी जाए। और ये जो खिलाफत कमेटी बनी, इस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया किसको? गांधी जी को। और यह तय किया गया कि इस कमेटी ने क्या तय किया, ये तय किया कि अब वो ब्रिटिश चीज़ों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और क्या डिसाइड हुआ इस कमेटी में? ये डिसाइड हुआ
कि एक तो ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करेंगे और दूसरा ब्रिटिश सरकार के साथ कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा। इतने सब विरोध हो रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। इन सब के बावजूद मित्र राष्ट्रों ने क्या करा, ऑटोमन साम्राज्य पर अपनी संधि थोप दी, जिसे ट्रीटी ऑफ सेवर्स के नाम से जाना जाता है। ये संधि थोप दी गई। जब ये संधि थोप दी गई तो क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य जो था उसका विभाजन कर दिया। एक तरफ हो गया तुर्की, एक तरफ हो गया गैर तुर्की क्षेत्र, और जो खलीफा थे अब वो केवल तुर्की के सम्राट रह गए। और जो पहले तुर्की के सुल्तान को खलीफा का पद दिया जाता था, ये पद भी ब्रिटेन ने ख़त्म कर दिया। और उस समय जो तुर्की के खलीफा थे, जो तुर्की के सुल्तान थे, वो थे कमाल पाशा। इनके ऊपर बहुत सारी अपमानजनक शर्तें भी थोप दी गई और ये सारी घटनाओं ने एक बहुत ही रोष का रूप ले लिया। लोगों में गुस्सा भड़क उठा और इस प्रकार तुर्की की जो घटना थी, यही तुर्की की घटना क्या बनी, ये तुर्की की घटना बन गई खिलाफत आंदोलन। ठीक है। और 17 अक्टूबर 1919 को इन्होंने क्या मनाया, खिलाफत दिवस। तो ये थी हमारे खिलाफत आंदोलन की कहानी कि कहाँ से ये शुरू हुई और क्या क्या रूप लेते हुए ये खिलाफत आंदोलन बने। अब पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन भी जो है वो खिलाफत से ही जुड़ा हुआ है। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो पूरा मुस्लिम समुदाय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गया। अब गांधी जी तो एक अवसर ढूंढ रहे थे कि कौन सा उनको ऐसा मौका मिले जब वो हिंदू और मुस्लिम को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। उन्हें एक अच्छा अवसर मिला कि ये बहुत अच्छा अवसर है, सारा मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, तो हम इस वक्त क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाकर हम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और गांधी जी को लगा कि अगर यह आंदोलन कामयाब हो गया तो ब्रिटिश सरकार जो है वो ज़्यादा समय तक भारत में शासन नहीं कर पाएगी। फिर गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति मिलेगी और जनवरी 1921 में ये शुरू हो गया। अब गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू कर दिया, पर इस आंदोलन में करना क्या था, ये जो असहयोग आंदोलन था, ये आंदोलन में करना क्या था। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो इसलिए हमें अपना उपनिवेश बना सका क्योंकि हमने अंग्रेज़ों का सहयोग करा। तो अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, मतलब असहयोग करेंगे, तो हम उनकी जड़ें उखाड़ सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने कहा कि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। हम कैसे नहीं करेंगे, क्या करना है हमें, इसके लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज, विधानसभा और अदालतों का बहिष्कार करना है। स्कूलों में नहीं जाना है, सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं जाना है, वकीलों ने वकालत करने नहीं जाना है, विधानसभाओं ने नहीं चलना है, और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है। हमें विदेशी कपड़ों को प्रमोट नहीं करना है, उसकी जगह खादी का प्रयोग करना है। और क्या करना है हमें, ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीयों को उपाधियां दी हैं वो उपाधियां लौटानी है, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों को सर, नाइटहुड आदि कई तरह की उपाधियां देती थी। तो ये सब काम हमें करना है असहयोग आंदोलन। अब स्कूल ना जाने का फैसला तो हो गया, पर यह भी हुआ कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए उस टाइम पे कुछ स्कूल, नेशनल स्कूल खोले गए, जैसे गुजरात विद्यापीठ खुल गया, बिहार विद्यापीठ खुल गया, काशी विद्यापीठ खुल गया, जामिया मिलिया उस टाइम पे खुल गया। अब ये आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अंग्रेज़ों ने भी कदम उठाने थे, तो अंग्रेज़ जो है वो आंदोलन का दमन करना चाहते थे, उसको दबाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, उनका किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाएं नहीं की जाएंगी, प्रेस पर ताले लगा दिए, गांधी जी को छोड़कर बाकी सब नेताओं को जेल में डाल दिया। अन्य कांग्रेसी नेताओं के दबाव में अब जब इतना सब कुछ हो गया तो जो और कांग्रेसी नेता थे उन्होंने गांधी जी को बोला कि हम तो जेल में हैं, आप बाहर हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप एक और आंदोलन शुरू कर दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है विनय के साथ किसी चीज़ की अवज्ञा करना, बिना हिंसा किए सविनय रूप से अवज्ञा करना। तो ये आंदोलन भी शुरू हो गया 1 फरवरी 1922 को।
अब ये आंदोलन शुरू हुआ ही था कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो गई। क्या हुआ 5 फरवरी 1922 को? 5 फरवरी 1922 को हुआ चौरा चौरी घटना। क्या हुआ था इस चौरा चौरी में? चौरा चौरी में एक हिंसक भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। अब इन लोगों ने जिंदा क्यों जलाया? क्या ऐसी बात हुई थी कि चौरा चौरी के लोगों ने, जो कि यूपी में है, वो 22 पुलिस वालों को जला दिया। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक गांव है, जहां पुलिस वालों ने क्या किया, एक निहत्ती भीड़ थी, एक निहत्ती भीड़ पर उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। अब पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने वो जो चौरा चौरी के एक ग्रुप था, उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जब लाठीचार्ज कर दिया तो जो गुस्साई भीड़ थी, गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। पुलिस स्टेशन का घेराव करके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को लगा कि अब तो हमारे पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो पुलिस वालों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे गांव वाले, उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब तो जो घेराव कर रहे थे लोग, उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। तो ये थी चौरा चौरी की घटना। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि गांधी जी बिल्कुल भी इन आंदोलनों में हिंसा नहीं चाहते थे। जब गांधी जी को एक खबर लगी कि 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए हैं, तो उनको लगा कि ये जो आंदोलन है अब ये अहिंसात्मक नहीं रह पाएगा, इसमें हिंसा हो गई है, वो हिंसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो ये हमने दो अपने आंदोलन पढ़े हैं, उनकी हमने हिस्ट्री पढ़ी है ताकि हमें वो अच्छे से याद हो जाए। अब हम अपनी वर्कशीट देखते हैं कि वर्कशीट में क्या एक्स्ट्रा हमें, तो अब हमें सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं कि खिलाफत कहाँ से आया, असहयोग कहाँ से हुआ, दोनों में क्या कनेक्शन था। अब हम इसको थोड़ा सा अपनी वर्कशीट में देखते हैं। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। जो रॉलेट एक्ट था बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन वो केवल शहरों और कस्बों तक ही था। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो। इसके लिए वो हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाना चाहते थे, और इसी बात का उन्हें कहाँ पर अवसर मिला? जब खिलाफत आंदोलन आया। अब देखिए खिलाफत से रिलेटेड और जानकारियाँ क्या है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ऑटोमन तुर्की हार चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैल गई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा, जो ऑटोमन साम्राज्य के थे, एक सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर जन कार्रवाई की संभावनाएं तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चाएं शुरू करी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो सहमति कब हुई थी? सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में। और इसकी पूरी डिटेल हमने पीछे पढ़ ली है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, आप उसी में से पॉइंट्स नोट करेंगे। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, ये याद रखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी थी। उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, स्कूल, विधायी परिषद, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। और सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर देना चाहिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लग गई और जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो इन दोनों के डिटेल पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप उसमें से नोट कर लेंगे।
इसके बाद नीचे क्वेश्चंस हैं। खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन इतना बड़ा बनाना है कि 5 नंबर का बन जाए, जिसके लिए आपको सारे पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं। और असहयोग आंदोलन पे भी आपको बनाना है, इतना बड़ा बनाना है कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। सारे फैक्ट्स जितने बताए गए हैं वो सब आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है।